गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्रिटिकल एप्रिसिएशन ओवल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग बाय जॉन डन। एक बड़ी ज़बरदस्त पोइम है जॉन डन की, ओवल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पोइम की फॉर्म क्या है, नंबर सेकंड पे थीम क्या है, थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे कि पोइट का मूड क्या है, देन उसकी टून क्या है, वेल डिक्शन का मतलब क्या होता है, फिर पोइम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, पोइम की सेटिंग, मेन आइडिया, इसकी समरी डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़, और पोइट ने जो इस पोइम के अंदर कंसीट यूज़ किए हैं, मेटाफिजिकल कंसीट बड़े फेमस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो एज दिस पोइम इज़ वेरी फेमस ऑफ जॉन डन, एंड आल्सो जो हमारे पास इसके अंदर कंसीट यूज़ किए हैं जॉन डन ने, वो मेटाफिजिकल कंसीट, वो भी बड़े फेमस हैं इसकी, एज ही इज़ वेरी फेमस फॉर यूजिंग मेटाफिजिकल कंसीट्स। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में सबसे पहले आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन जब लिखनी होती है, अगर आपके पेपर के अंदर आ जाती है, तो उसमें भी आपने पहले ऐसे ही करना होता है कि पहले आपने लिखना होता है कि उस पोइम की फॉर्म क्या है, फिर आपने थीम लिखना होता है, मूड, और फिर जो आपका पोइट है उसका मूड क्या है इस पोइम के अंदर, या उसकी ट्यून क्या है उस पोइम के अंदर, फिर मेन आइडिया लिखना होता है, फिर डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज़ लिखने होते हैं, उसके साथ ही साथ आपको समरी लिखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक्सप्लेनेशन भी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के अंदर इंक्लूडेड होती है। अगर कोई थीम है तो वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पोइट ने उसके अंदर इमेजरी यूज़ की है, या मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया है, उसके बारे में भी डिस्कस करना होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इस पोइम की फॉर्म क्या है। ये लैरिक है, इट्स काइंड ऑफ सॉन्ग, जैसे लैरिकल सॉन्ग्स होते हैं, लैरिक्स होते हैं सॉन्ग्स में, और ड्रामेटिक मोनोलॉग है, सिंगल पर्सन स्पीकर है, और ये अपनी जो बिलविड है उससे मुखातिब होकर बात कर रहा है। थीम इसका है पार्टिंग या वेलडिक्शन, मतलब जुदा होना, सेपरेशन, अलहदा हो जाना, और मूड जो है वो फ्रेंडली मूड है, एज ही इज़ टॉकिंग टू हिज वाइफ, हिज बिलविड वाइफ, उससे सेपरेशन की बात की जा रही है, तो उसका मूड फ्रेंडली है, मतलब he's just trying to console her and solace her in a friendly mood, as she is very sweet to him. फार्म क्या है, द दिस पोइम कंसिस्ट ऑफ 9 स्टैंजा, टोटल 9 स्टैंजा है इस पोइम के अंदर, एंड here each 4 line stanza is somewhat simple with regular rhyme scheme of A B and A B। टोटल 9 स्टैंजाज है, उसके बाद हर स्टैंजा के अंदर 4 लाइनें हैं, और 4 लाइनें हैं, और राइम स्कीम रेगुलर है, ए बी और ए बी, और आयम्बिक टेट्रामीटर है, जिसमें तकरीबन आपको 8 सेलेबल मिलेंगे। 8 सेलेबल्स मीन्स 4 फीट आपको मिलेंगे पर लाइन, ठीक है, क्योंकि 8 सेलेबस तो 1 फीट के अंदर, ठीक है, फुट, 1 फुट के अंदर 1 सेलेबस होता है, दो अगर 1 फीट बन जाता है तो उसके अंदर 2 सेलेबल आ जाते हैं। तो इसमें अगर 8 हमारे पास सेलेबल है तो इसका मतलब हमारे पास 4 फुट बन जाएंगे, पर लाइन 4 फुट होते हैं। और आयम्बिक टेट्रामीटर है, जो स्ट्रेस पैटर्न है लाइंस का, वो आयम्बिक है। उसके बाद टोन क्या है पोइट की, वेलेडिक्शन का मतलब क्या होता है। वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हैज़ enormously passionate tone. He's trying to solace and comfort and make his beloved at some extent to ease her. Although John Donne is melancholic and serious, अपनी जितनी भी उसने पोइम्स लिखी है, मेटाफिजिकल पोइम्स, उसमें उसकी जो ट्यून होती है वो सीरियस होती है, वो कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है अपनी ऑडियंस को या अपने रीडर्स को, यार ही इज़ ऑप्टोमिस्टिक थ्रू आउट द पोइम टू, और इस पोइम के अंदर वो ऑप्टोमिस्टिक है, ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू से दैट आई विल कम अगेन, आई विल कम सून। दिस एक्सप्रेसेस पैशनेट थॉट्स ऑफ द पोइट फॉर हिज बिलवेड वाइफ, और उसकी रियल लाइफ के अंदर उसने ये पोइम अपनी बिलवेड वाइफ के लिए लिखी है, और उस वक्त लिखी जब ये जा रहा था, अपने विज़िट के लिए जा रहा था, या ही वॉज जस्ट अबाउट वंडरिंग थ्रू आउट द यूरोप, तो उस वक्त ये उसने पोइम लिखी थी। वेलडिक्शन का मतलब क्या होता है, वेलडिक्शन मीन्स अ डिपार्चर,
or saying goodbye or farewell to your beloved one, to your friends and near and close ones. And if we talk about both poems, क्योंकि दो poems लिखी हैं जॉन डन ने, एक वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग लिखा है और दूसरी है वेल डिक्शन ऑफ वीपिंग। दो पोइम्स लिखी हैं। जॉन डन इज टेकिंग लीव ऑफ अपना जो लवर है, अपनी जो बिलवड है, उससे वो जो है वो लीव ले रहा है, उससे छुट्टी मांग रहा है। बट हैविंग अ लॉट ऑफ रिजेंबलेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, इस पोइम के अंदर भी उसने मेटाफिजिकल कॉन्सीप्ट्स यूज़ किए हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से एज उसकी पोइट्री। और ये एक जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट ही है। मेटाफिजिकल पोइट में सबसे जो हम कहेंगे प्रोमिनेंट नेम और सिग्निफिकेंट पर्सन जो है वो जॉन डन है। These two poems deliver very different modes. Although a malediction forbidding morning is a moderate, like confident persuasion, pursued करने की कोशिश कर रहा है अपनी beloved को, उसे कह रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है। येट अ वेल ऑफ वीपिंग इज अ कीन रिक्वेस्ट, जो हमारे पास फॉरबिडिंग मॉर्निंग है उसमें परस्यूड करने की कोशिश करता है अपनी बिलवड को, लेकिन जो वेल ऑफ वीपिंग है उसमें वो एक रिक्वेस्ट करता है, और हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंट तरीके से रिक्वेस्ट करता है अपनी बिलवड को। तो वेल का मतलब होता है डिपार्चर, अलहदा हो जाना, सेपरेशन हो जाना, गुड बाय कहना, फेयरवेल कहना अपने बिलवड वन को, लव वन को। अब हम देखेंगे कि ये पोइम जो है वो क्यों लिखी गई और कब लिखी गई। इस पोइम के बारे में पढ़ते हैं। दिस पोइम इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल एंड सिंपलेस्ट पोइम ऑफ द पोइट। जो जॉन डन है उसकी सबसे आसान तरीन और सबसे ज़बरदस्त तरीन जो है ये पोइम है। एंड ही हैज़ रिटन द पोइम टू एनी मोर, अपनी वाइफ के लिए उसने लिखी थी। एंड एज ही इज़ रेडी टू ट्रैवल अवे फ्रॉम हिज बिलवड वाइफ, एंड अपनी बिलवड वाइफ से दूर जा रहा था, ट्रैवल करने के लिए जा रहा था, तो उस वक्त उसने लिखी थी कॉन्टिनेंटल यूरोप की तरफ। जॉन डन मेक्स इट टोटली क्लियर दैट फिजिकल डिस्टेंस इज नॉट एडिक्वेट टू सेपरेट देम। तो वो कहता है कि इफ़ देर इज़ अ गैप, वहाँ पर उसने पोइम के अंदर एक वर्ड भी यूज़ किया, ब्रीच का और एक्सपेंशन का वर्ड यूज़ किया है। उसने कहा कि अगर या हमारे दोनों के दरमियान सेपरेशन भी आ जाती है, एंड दिस इज़ जस्ट फिजिकल डिस्टेंस, और ये काफ़ी नहीं होगा हम दोनों को सेपरेट करने के लिए, एज वी टू बॉडीज आर सिंगल सोल। उसके बाद सेटिंग क्या है इस पोएम की, वी टॉक अबाउट द सेटिंग ऑफ दिस पोएम, एंड इट कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम इट्स टाइटल एज वेल। जॉन डन इज bidding goodbye to his dear wife, his beloved wife, and also asking her not to mourn their farewell as they are। वो कहते हैं ना कि जब कोई जा रहा होता है, सफ़र पर रवाना हो रहा था, तो उसके पीछे रोया नहीं करते, उसके लिए दुआ किया करते हैं। ही इज़ जस्ट सेइंग द सेम थिंग, एंड इट आल्सो शोज़ दैट हाउ प्रोफाउंडली ही लव्स हर। और ये उसका पैशन दिखाता है कि वो कितना पैशनेटली लव करता है अपनी वाइफ के साथ। मेन आइडिया क्या है, द डोमिनेट आइडिया ऑफ द पोइम इज़ टू लुक एट बैड सर्कमस्टांसिस विद एन ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब ये है कि अगर बुरे हालात भी आपकी लाइफ के अंदर आ जाते हैं, तो आपको उसका भी जो है वो ऑप्टिमिस्ट होकर, होपफुल होकर आपको उसका सामना करना है। इफ़ वी गो थ्रू लाइन 3 एंड स्टैंजा 6, अगर आप स्टैंजा 6 में देखें और उसके अंदर लाइन 3 जो है उसके अंदर देखें, तो जॉनडन सीज द सेपरेशन ऑफ हिम एंड हिज बिलवड वाइफ एज एन एक्सपेंशन। वो कहता है कि जब तुम और मैं एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, हम हमारे रास्ते जुदा नहीं होंगे, वी आर जस्ट सेपरेट फॉर टाइम बीइंग। और ये हमारा जो सेपरेशन होगा, इट मस्ट बी काइंड ऑफ एक्सपेंशन। हमारा जो लव है एक दूसरे के लिए वो इन्हेंस हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब है कि लव ज़्यादा हो जाएगा, एज वी वर बी हम दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। The poet expresses that true love is endless and exists elsewhere earthly territory। वो कहता है कि जो हमारा लव है, that is kind of true love, sincere love, loyal है हम एक दूसरे के साथ, और वो तो एंडलेस होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो इन्फिनिट होता है। और उसने कहा कि ये अगर आप उसके अंदर पोइम के अंदर देखें, तो पोइम के अंदर उसने एक वर्ड यूज़ किया है, दैट इज़ सबलूनरी। उसने कहा कि जो वर्ल्डली लोगों का लव होता है, जो अर्थ में लोगों का लव होता है, दैट इज़ ऑफ अर्थ लाइक, ऑन अर्थ पर, अर्थ बीइंग्स जैसा। लेकिन हम जो है वो अर्थली बीइंग्स नहीं है, अर्थ जो टेरिटरी है उस पर नहीं रहते। हमारा जो लव है, इट इज़ काइंड ऑफ अबव द मून, ओवर द मून।
Development of ideas है, the poet addresses his beloved to offer her कंसोलेशन फॉर हिज शॉर्ट एब्सेंस। वो कंसोल करने की कोशिश करता है अपने beloved को। वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, ये मेरा जाना या मेरी जो गैर मौजूदगी होगी वो थोड़े अरसे के लिए होगी, ज़्यादा अरसे के लिए नहीं होगी। उसने कहा जस्ट एज वर्चुअस मेन्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, इन द सेम वे ट्रू लवर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ सेपरेशन। फर्स्ट लाइन के अंदर ही उसने यूज़ किया है कि जो वाइस मैन होते हैं या जो नेक आदमी होते हैं, जब वो मरते हैं अपने उस बिस्तरे मर्ग पर होते हैं, तो उनके साथ बैठे उनके जो नियर वंस डियर वंस जो उनके सैड फ्रेंड्स होते हैं, उनको भी उनकी जब सोल चली जाती है इस दुनिया से, तो उनको भी उसके बारे में नहीं पता होता कि वेदर द देन इज़ डाइड और नॉट। तो हमें भी ऐसे अगर हम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं फॉर अ टाइम भी, तो हमें भी अपनी सेपरेशन से, एक दूसरे की सेपरेशन से हमें जो है वो खौफज़दा नहीं होना चाहिए, एज़ वी आर ट्रू लवर्स। जैसे वो कहता है, फिर उसने कंपेयर किया अपनी सिचुएशन को एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे नेक इंसान की सिचुएशन के साथ कि जब वो उस पर मौत आती है या जब वो इस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी मौत का जो है वो किसी को नहीं पता चलता। तो हमारी सेपरेशन का भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हमें आह बका नहीं करनी चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें टीयर्स बहाकर जो है वो फ्लड नहीं कर देना चाहिए, या फिर हमें चीख पुकार कर जो है वो टेम्पेस्ट नहीं लाना चाहिए। यहाँ पे टेम्पेस्ट का वर्ड भी उसने यूज़ किया है, अगर आप टेक्स्ट के अंदर देखेंगे। फिर उसको कहता है कि सेपरेशन ओनली टेस्ट देयर लॉयल्टी एंड डिवोशंस। वो कहता है कि अगर हम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, अलहदा हो रहे हैं, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि हमारी एक दूसरे के साथ लॉयल्टी या डिवोशन कितनी है, हम कितना एक दूसरे के साथ डिवोटेड हैं और कितने लॉयल हैं, कितनी देर हम एक दूसरे के साथ स्टिक रह सकते हैं अगर हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं भी होंगे। फिर उसने कहा कि ऑर्डिनरी लवर्स हु आर एडिक्टेड टू सेक्स में नॉट बी एबल टू स्टैंड सेपरेशन। वो कहता है कि फिर यहाँ पर उसने वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, अगर आप टेक्स्ट के अंदर देखें तो उसने यूज़ किया फिजिकल लव्स, हैंड्स, फेस एंड देन किस। इस तरह की उसने वर्ड यूज़ किया। उसने कहा कि वो जो ऑर्डिनरी लवर्स होते हैं, फिर यहाँ पर उसने कहा कि हम ऑर्डिनरी लवर्स नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लवर्स हैं। हमारा जो वो लोग एक दूसरे की सेपरेशन को या एक दूसरे की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो एडिक्टेड होते हैं सेक्स के या फिजिकल लव में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा तो जो लव है वो फिजिकल नहीं है, दैट इज़ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लव। सो देयरफॉर हिज बिलवड शुड नाइदर शेड टीयर्स नॉर हीव साइज। यहाँ पर उसने कहा कि अगर तुम आंसू बहाकर, तुम्हें से आंसुओं के सैलाब भर के तुम क्या दुनिया को बताना चाहती हो हमारे लव के बारे में, जो कि स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल लव जो है वो इट इज़ काइंड ऑफ लव कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए। ये दो लवर्स के दरमियान का एक लव होता है। फिर उसने कहा कि अगर तुम साई करोगे तो तुम ऐसे ही लगेगा कि जैसे तुम कोई तूफ़ान ले आओगी, हवाओं का तूफ़ान ले आओगी, या कोई किसी काइंड का तूफ़ान आ जाएगा अगर तुम ऐसा करोगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे के लव के बारे में, दैट इज़ विच इज़ ऑफ स्पिरिचुअल लव, हमें नहीं बताना चाहिए। दिस एब्सेंस इज़ अ सॉर्ट ऑफ टच स्टोन टू टेस्ट देयर म्यूचुअल लव। तो वो कहता है कि ये टच स्टोन साबित होगी, ये एब्सेंस, कि whether their mutual love is spiritual or not, or ordinary one love। कंसीट्स यूज इन द पोइम, इस पोइम के अंदर उसने मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किए हैं पोइट ने। तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से उसने यूज़ किए हैं। द एनोलॉजी इज़ कैरिड आउट थ्रू एवरी रेलिवेंट डिटेल एंड इज़ वंडरफुली एप्लीकेबल टू द केस इन हैंड। द पोइट इज़ इंडीड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेटाफिजिकल, ये जो पोइट की सबसे ज़्यादा खूबसूरत मेटाफिजिकल पोइम है। द होल रेंज ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री, जितनी भी मेटाफिजिकल पोइट्री उसने लिखी है उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत ये है। अगर हम इसकी डिटेल के बारे में देखें तो उसने कौन सा पहला जो है वो मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया है, दैट इज़ अबाउट ऑफ प्योरिटी ऑफ लव। लव की प्योरिटी को उसने जो है वो कंपेयर किया है किसी चीज़ के साथ। Lovers cannot define the nature and essence of their pure love, how pure, how sincere, एंड उसकी नेचर क्या है, उसका निचोड़ क्या है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं कर सकते। इट इज़ रिफाइंड लव ऑफ द माइंड। इट मीन्स दैट देयर लव इज़ नॉट काइंड ऑफ फिजिकल लव एंड एडिक्शन ऑफ सेक्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ love of mind and has nothing to do with the joys of sex, and their souls are one। उनकी सोल जो है, उनकी जो रूहें हैं वो एक हैं। टेम्परेरी सेपरेशन कैन नॉट काज ब्रीच ऑफ लव। वो कहता है कि जो हमारी एक आर्जी सी जुदाई है, जो एक लम्हे की जुदाई है या कुछ अरसे की जो जुदाई है,
कुछ लम्हात की जो जुदाई है वो हमारा जो लव है, जो हमारी मोहब्बत है या हमारा जो प्यार है उसके अंदर एक ब्रीच ब्रीच कहते हैं गैप, कोई गैप नहीं लाएगी, उसमें कोई फासला नहीं रहेगा। एब्सेंस एक्सटेंड्स द डोमेन एंड एक्सपेंस ऑफ लव। उसने कहा कि जब एब्सेंस हो जाती है तो इससे जो डोमेन होता है वो एक्सटेंड हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उससे क्या हो जाता है कि जो लव होता है वो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड का मतलब होता है कि बढ़ जाता है, ठीक है। एंड जस्ट एज गोल्ड इज बिटन टू फाइननेस एंड इट्स प्योरिटी इज इन नो वे अफेक्टेड। वो कहते हैं कि जैसे आप गोल्ड के साथ, उसने पहला मेटाफिजिकल कंसीट यूज़ किया कि थिन लेयर ऑफ गोल्ड, एज जब आप गोल्ड को जितना ज़्यादा बीट करते जाते हैं तो वो उतना फाइन होता जाता है और टूटता नहीं है। जस्ट लाइक अवर लव इज़ द सेम। अगर हम एक दूसरे के से दूर होते जाएंगे तो हमारा जो लव है वो ज़्यादा पैशनेट होता जाएगा, हम एक दूसरे के लिए ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे। इन द सेम वे देयर प्योर लव विल एक्सपेंड एंड इन नो लूज अपनी असेंस को वो जो है वो नहीं लूज़ करेगा। The lovers are like a lamp of gold and the quality of their love cannot change। वो एक गोल्ड के लैम्प की तरह है जिसकी क्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती। वो अगर उसे आप बीट करते जाएं तो वो फाइन से फाइन होता जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेपरेट होते जाएंगे एक दूसरे से, दो बहुत ज़्यादा दूर होते जाएंगे तो आप जो है वो एक दूसरे के लिए ज़्यादा फीलिंग्स रखेंगे, ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे। The frontiers of their love will extend and their mutual confidence and loyalty will in no way be affected। तो इस तरह से उनका जो लव है वो एक्सटेंड होता जाएगा और इनका म्यूचुअल कॉन्फिडेंस और जो लॉयल्टी है वो एक दूसरे के लिए वो कभी भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उसने फिर दूसरा जो कंसीट यूज़ किया है पेयर ऑफ कंपास, जो जिसके जिसके जो आप रख कर पेज के ऊपर रखकर जैसे सर्कल बनाते हैं, तो उसका जो है उसने यूज़ किया है मेटाफिजिकल कंसीट के तौर पर। उसने कहा कि दैट इम्प्लाइज द कंसीट ऑफ ट्विन कंपासेस, देयर सोल्स मे बी टू बट दे आर यूनाइटेड एट अ सेंटर लाइक द टू साइड्स ऑफ अ कंपास। वो कहता है कि सोल तो हमारी दो हो सकती हैं, जैसे आप उस कंपास के अंदर देखें तो दो उसके जो होते हैं वो टू लेग्स कहें या टू आर्म्स होते हैं उसके, ट्विंस होते हैं वो, और एक जो है उसमें से अपने सेंटर पर खड़ा रहता है और दूसरा जो है वो उससे हम घुमाकर एक जो है वो मतलब वो सर्कल करता है, वो राउंड करता है, वो घूमता है। तो उसने कहा कि हम में से एक जो फिक्स्ड वन है, उसकी फिक्स्ड वन जो उसकी लेग है या फुट कहें या हाँ जो फिक्स वन फुट है वो तुम हो, और जो दूसरा मूवेबल है जो मूव कर रहा है फुट वो मैं हूँ। और उसने कहा कि जो मूव करता है इसका मतलब ये है कि वो जैसे मूव कर रहा है और वो सैर के लिए जा रहा है फ्रांस की तरफ, तो वो वापस आएगा और मूवेबल आकर जो है वापस अपनी जगह पर, जिस जगह से वो उसने मूव करना स्टार्ट किया था उसी जगह पर वो वापस आएगा। तो उनका जो एक सर्कल है, लाइफ का सर्कल या लव का सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसने कहा कि द सोल ऑफ द बिलवेड इज लाइक द फिक्स्ड फुट ऑफ द कंपास एंड एज शी स्टेज एट होम एंड द पोइट्स लव ए सोल इज लाइक द अदर फुट ऑफ द कंपास विच मूव्स, so try to stay in a circle। So the fixed foot leans towards the moving foot and afterwards the moving foot rejoins the fixed। अब जब आप सर्कल बना रहे होते हैं तो जितना लंबा आप सर्कल बनाने की कोशिश करते हैं, जो फिक्स्ड होता है वो लीन करता है अगले वाले जो फुट होता है उसके अगेंस्ट लीन करता है, तो फिर जब जाकर वो रीजॉइन करता है फिक्स फुट के साथ, तो तब जाके एक सर्कल बन जाता है। तो रीजॉइनिंग ऑफ द इनसर्कलिंग फुट सजेस्ट द रिटर्न ऑफ द पोएट टू हिज बिलवेड एंड देयर यूनियन, के जो उसका फुट है वो रीजॉइन करेगा, उनकी लाइफ का जो सर्कल है, जो यूनियन है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ देयर सेपरेशन अनडेंटरीज इज़ द वेरी कंजम्पशंस एंड जॉय ऑफ लाइफ। कहता है कि अगर हम एक दूसरे से अलहदा भी हो जाएंगे तो इट डजेंट मीन कि वो हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। वी आर सेम, वी आर सिमिलर, वी आर यूनाइटेड इन यूनियन in the end। The poet proves that in spite of separation, the lovers are united in mutual affection and loyalty। तो कहता है कि although separation के बावजूद, एक दूसरे को फेयरवेल कहने के बावजूद, for some time, for some movement, हम एक दूसरे के दोबारा करीब आ जाएंगे due to our affection and loyalty। जेम्स रीव्स राइट्स इन दिस कनेक्शन, जेम्स रीव्स ने इसके बारे में लिखा है। उसने कहा कि वी आर लाइक द टू लेग्स ऑफ अ पेयर ऑफ कंपास एंड यू आर द फिक्स्ड वन इन द सेंटर, फर्दर माई सोल गोज फ्रॉम योर्स,
द मोर योर्स लीन टूवर्ड्स माइंड, वो कहता है कि जितने ज़्यादा जो फिक्स्ड फुट है वो लीन करेगा मेरी तरफ, अपनी बिलवेड के बारे में कहता है, तो मैं उतना तुम्हारी सोल की तरफ जाऊंगा। एंड एज माइंड कम्स होम सो यूअर्स रिवाइव, जैसे ही मेरी सोल वापस आएगी तो तुम्हारी रिवाइव हो जाएगी, उसको रीबर्थ रिवाइवल हो जाएगा, उसकी रीबर्थ हो जाएगी। एंड योर सोल इज़ द सेंटर ऑफ माई बीइंग, और तुम्हारी जो है वो दुनिया में मेरी दुनिया बसती है और मेरी दुनिया में तुम्हारी दुनिया बसती है। एंड कीप माइंड कांस्टेंट एज इट सर्कल्स अराउंड यू, और मैं मेरी को कांस्टेंट रखना क्योंकि ये तुम्हारे गिर्द ही सर्कल करती है। उसके बाद लव ऑफ सोल है, मैन आर अफ्रेड ऑफ अर्थक्वेक्स, जो इंसान होते हैं वो तूफानों से या फिर जो जल्जले होते हैं उससे, जो भूकंप होते हैं उससे खौफ ज़दा होते हैं। एंड द डैमेज कास्ट बाय देम, और उनसे जो नुकसान होता है उससे भी। हाउएवर द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, लोग कहते हैं कि जब ज़मीन पर जल्जला आता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और लोग कई दिन तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं। बट वो कहता है कि जो हेवनली बॉडीज़ हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, जब वो मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट के बारे में किसी को नहीं पता चलता। दो मच ग्रेटर एंड मोर वायलेंट इज़ क्वाइट एंड हार्मलेस, और वो खामोशी से हरकत करते हैं प्लैनेट्स अपने एक जो है वो सर्कल में, अपने ऑर्बिट के अंदर, और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्वाइट होते हैं। सिमिलरली ऑर्डिनरी लवर्स में lament a separation but their love is so holy and pure that in spite of separation they have no feeling of loneliness। वो कहते हैं कि जो जब ज़मीन पे अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है, या उसकी जो मूवमेंट की वजह से जो नुकसान होता है इंसानों को, वो फील होता है। लाइक ऑर्डिनरी लवर्स की सेपरेशन पर जब वो लिमेंट करते हैं, जब वो रोते हैं, तो उसका भी लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जो होली लव होता है या प्योर लव होता है, वो सेपरेशन का, उनकी सेपरेशन का किसी को पता नहीं चलता, उनके पास लोनलीनेस की कोई फीलिंग नहीं होती। एंड देयर लव इज सो चेस्ट एंड रिफाइंड दैट physical absence does not matter to them at all, and their love is not based on physical enjoyment of life। थीम ऑफ डेथ एंड लव का इसके अंदर थीम है। डेथ क्या है? डेथ अ थीम नॉट अनकॉमन टू डांस राइटिंग, हर डेथ बी नॉट प्राउड भी लिखी है पोइम डन ने, तो अनकॉमन नहीं है, इट्स यूजुअल एंड इज अ सिग्निफिकेंट थीम इन वेल डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इन द पोइम्स ओपनिंग स्टैंजा डन मेक्स मेंशन ऑफ वर्चुअस मैन पासिंग माइल्डली अवे। उसने कहा कि जो नेक लोग होते हैं उनका इस दुनिया से जाना जो है वो किसी को मालूम ही नहीं होता, वो चुपके से चले जाते हैं, वो आहो-बका नहीं करते। एंड ही यूजेस दिस नोशन ऑफ डेथ एज अ मेटाफर फॉर हिज इम्पेंडिंग डिपार्चर ऑन अ जर्नी, कि उसकी जो जर्नी है या उसका जो डिपार्चर है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। एज डेथ इज़ वेरी नियर टू द वर्चुअस मैन एंड दे जस्ट went away from this world that will take him away from his wife for an extended period of time. No, known from his love poetry, it is not unusual that love is an integral theme to valediction forbidding mourning। एक इंटीग्रल पार्ट है या थीम है इसका, जो डन की पोइम है forbidding mourning का। आफ्टर likening his departure to death, Dunn reminds his wife that an outpouring sadness and emotion over his living would profane their love for each other। तो कहता है कि उसे आउटपोर नहीं करना चाहिए, अपनी सैडनेस को, इमोशन को नहीं दिखाना चाहिए, और इससे जो है उनका डिपार्चर, जो वो जा रहा है वो प्रोफेन हो जाएगा। ही यूजेस द लव ऑफ डल सबलोनरी लवर्स। उसने कहा कि जो फिर उसने कहा कि आर लव इज़ नॉट जस्ट लाइक ऑर्डिनरी सब लोनरी। लोनर कहते हैं जान को, सब लोनरी मतलब चांद से नीचे, ज़मीन जैसा, और लव दैट इज़ decidedly ordinary one and immature one। So to contrast the refined love that Dance and his wife share, their love goes beyond the physical love, physical addiction और एडिक्शन टू सेक्स, एंड इट इज़ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल लव जो कि अबूर करता है मटेरियल लव को, और उस उनके उसमें उनकी बॉडीज़ की लिमिटेशन नहीं होती, एज इट इज़ अ spiritual kind of love। Dunn goes on to say that his love for his wife can only expand over distance, and that it is her love uh, that will hearkens his return to her। तो वो कहता है कि वो उसका लव ही है
जो उसे जो है मजबूर करेगा या उसे कहेगा कि वो वापस अपनी वाइफ की तरफ आए। रिलीजियस फेथ है पोइट का। द आइडिया ऑफ पाइटी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द पोइट्री ऑफ डन की पोइट्री में हमेशा स्पिरिचुअलिटी का या रिलीजियस या फेथ का आइडिया या पारसाई का आइडिया हमेशा होता है। एंड वेल्डिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग इज नो एक्सेप्शन। इसमें भी उसने यूज़ किया है इन लाइटनिंग हिज डिपार्चर टू द डेथ ऑफ वर्चुअस मैन ही इज मेकिंग रेफरेंस टू द फैक्ट दैट वाइस मैन हु आर सिक्योर इन देयर फेथ डू नॉट फेयर डेथ। वो लोग जो नेक अमल करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी के अंदर इस दुनिया में, तो वो उनको मौत का जो है वो खौफ नहीं होता, वो आसानी से अल्लाह ताला की तरफ चले जाते हैं। रादर दे एम्ब्रेस इट, हालांकि वो उसे कबूल करते हैं, उसे गले लगाते हैं मौत को, बिकॉज दे नो दैट इटर्नल लाइफ अफेयर्स दैम, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जो उनकी अब्दी ज़िंदगी है वो उनका इंतज़ार कर रही होती है। एंड दे वेलकम्ड, दे विल बी वेलकम बाय देयर लॉर्ड, और जो उनका खुदा है वो उनको वेलकम करेगा, उनको खुश आमदीद कहेगा। द सैड फ्रेंड्स दैट सराउंड दीज डाइंग मैन आर अपसेट एट देयर लॉस। वो कहते हैं कि वो लोग जो अफसरदा है अपने अपने नियर और डेयर जो फ्रेंड है उसके मरने पर, उनकी उसके लॉस पर, बट दे टू आर अवेयर, उनको भी खबर है दैट दे दिस पासिंग इजंट एन इंटायरली सैड सिचुएशन, कि उसका इस दुनिया से चले जाना एक जो है वो गमज़दा सूरत हाल नहीं है। एज़ द मैन आर गोइंग टू अ बेटर, क्योंकि वो आदमी जो नेक होते हैं वो अच्छी जगह जाते हैं, वो जन्नत में जाते हैं। फर्दर द पाइस मैन, जो नेक आदमी होते हैं, सिक्योरिटी इन देयर फेथ इज़ आल्सो यूज्ड एज मेटाफर फॉर डन सिक्योरिटी इन हिज रिलेशनशिप विद हिज बिलवड लाइफ। तो उसने कहा कि जैसे जो अजीम लोग होते हैं, जो नेक लोग होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनका ईमान, उनका यकीन और उनके नेक अमाल होते हैं, इसी तरह हमारी जो सिक्योरिटी है या मेरी जो सिक्योरिटी है उसके अपने रिलेशनशिप के अंदर, वो उसकी बिलवड वाइफ है जो उससे लॉयल है। This is a personal poem showing the pure love and devotion of the poet to his beloved, and the poet is about to leave in the end of 1611 में वो छोड़ने वाला था, for a short visit to France जा रहा था, and this absence of a few weeks may not be taken as a occasion of separation and lamentation। उसने कहा कि जो मेरी चंद हफ्ते की जो गैर मौजूदगी होगी उसे जुदाई के तौर पर या ऐसे ना लिया जाए कि आप रोती ही रहें। द पोइट्स वाइफ वॉज इन अ बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, तो उसकी सूरत हाल अच्छी नहीं थी सेहत की, एज ही हैज़ कंसीव्ड, एंड ही शोज़ द यूनिकनेस ऑफ ट्रू लव। ट्रू लव की वो यूनिकनेस शो करता है दैट इट कैन स्टैंड सेपरेशन, ये सेपरेशन को बर्दाश्त कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अफेक्शन, बिकॉज दे हैव म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर, एंड दिस सेपरेशन में बी डीम्ड लाइक, और वो कहता है कि ये सेपरेशन जो होगी इसे कंपेयर किया कि डीम्ड लाइक डेथ, बट एज गुड मैन आर नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ये सेपरेशन ऐसे ही है जैसे आपके सर पर मौत आती है, जैसे कि नेक आदमी मौत से खौफजदा नहीं होते, ट्रू लवर्स भी जो है वो अपनी सेपरेशन से खौफजदा नहीं होते। दिस इज़ नॉट अ फेयरवेल टू लव बट एन एक्सपोजिशन ऑफ ट्रू एंड डिवोटेड लव विच कैन स्टैंड द शॉक ऑफ टेम्परेरी सेपरेशन। तो उसने कहा कि ये अब हम अपने लव को फेयरवेल नहीं कह रहे, बल्कि ये एक डिवोटेड काइंड ऑफ लव है जो कि सेपरेशन का जो आर्जी जुदाई है उसका जो सदमा है उसको बर्दाश्त कर सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन सेक्स एंड फिजिकल अट्रैक्शन, वो स्पिरिचुअल काइंड ऑफ लव है। In conclusion, the poet says that A Valediction Forbidding Mourning by John Donne is the poem that teaches the lesson of true love to the readers, and it tells that when there is spiritual bond between two lovers, जब दो lovers के दरमियान एक रूहानी मोहब्बत होती है, so their souls become a unit, तो उनकी souls एक हो जाती हैं, दो जिस्म एक रूह। And this poem also shows many features that have been associated with 17th century metaphysical poem in general, but John Donne's work is very real, significant, I would say remarkable, बड़ी ज़बरदस्त पोइम है। That's all for today. I hope कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। Thanks for watching.